नमस्कार। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। एक खूबसूरत सी साड़ी पहनने कोमल अपने कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली। तो गीता जी ने कहा, लेकिन बहू, कल ही तो तुम 3 दिन बाद अपने मायके से वापस लौटी हो और आज फिर से मायके जा रही हो। हाँ माँ जी, वो क्या है ना कि आज मेरी छोटी बहन मायके से आई है। अब वो बार बार दूसरे शहर में यहाँ नहीं आ सकती है ना, इसलिए मेरी मम्मी ने आज ही खरीदारी करने का प्लान बना लिया। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। और तुम जानती हो, मैं गठिया की मरीज हूँ। घुटने पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ। ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर पाती। हाँ तो माँ जी, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? भाभी है ना, वो कर लेगी रसोई का काम। इतनी बात सुनते ही गीता जी की बड़ी बहू मीनू रसोई घर से बाहर निकली और गुस्से से बोली, क्यों? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ और तुम जब चाहे अपना बैग उठाकर मायके चली जाओ? चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन बहू, मीनू बहू की बात भी सही है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे तुम भी तो हो इस घर की बहू। अकेली वो काम क्यों करे, चूल्हा चौका संभालती रहे। गीता जी ने कहा तो कोमल बोली, अरे माँ जी, एक दिन भाभी काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? अपनी देवरानी की इतनी सी बात सुनकर मीनू भड़कते हुए बोली, ये एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारा हर रोज़ का काम है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है, अगर मैं अपने मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन कोमल बहू, घर के काम में तो तुम्हें भी साथ देना होगा। गीता जी बोली तो कोमल चिल्लाने लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूँ अपनी? ये सुनकर बड़ी बहू मीनू बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी ठान ली है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए मीनू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपने मायके ज़रूर जाऊँगी, कहते हुए कोमल से बाहर निकल गई घर से। गीता जी और जनक जी के 2 बेटे थे, मनीष और दीपक। बड़े बेटे मनीष की पत्नी मीनू और छोटे बेटे दीपक की पत्नी कोमल थी। मनीष तो अपने पिताजी की किराने की दुकान संभालता था, जबकि दीपक की दुकान पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक बीमा एजेंट था, लेकिन उसमें उनके कुछ खास कमाई नहीं थी, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए उनकी कोशिशें जारी थी। थोड़ी देर में गीता जी के पति उनका जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, गीता, आज तो तुम बहुत थक गई होगी। क्यों जी, क्या दीपक आज की दुकान पर नहीं गया क्या? नहीं गीता, कहता है दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पर मनीष को भी उनकी ज़रूरत है। हे भगवान, इधर छोटे बेटे ने दुकान पर काम न करने की जिद ठान रखी है, तो उधर छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा गीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। जनक जी ने कहा तो गीता जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। घुटनों में दर्द के कारण उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। अजी, किसी ने खाना बनाया ही नहीं। आपकी छोटी बहू है जो हर रोज़ की तरह तैयार होकर मायके चली गई। अब उनकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से मना कर दिया है। यह सुनकर जनक जी ने अपनी बड़ी बहू मीनू को आवाज़ दी। मीनू बाहर आई तो जनक जी बोले, बहू, आखिर ये क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। छोटी बहू तो
नासमझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। आज आप ही बताइए बाबूजी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं ही क्यों रसोई घर में पीसती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और वहाँ दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते हैं और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि वो घर के खर्चे में सहयोग दे? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरी की तरह काम में जुटे रहें? बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है और दुकान पर मनीष के लिए भी टिफ़िन लेकर जाना है। जनक जी ने कहा तो मीनू सपाट शब्दों में बोली, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूँगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। उससे पहले तो मैं भी किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के ये तेवर देखकर जनक जी और गीता जी हैरान रह गए। गीता जी ने बड़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाया, परंतु अब जनक जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनके छोटे बेटे बहू दीपक और कोमल भी घर पहुंच चुके थे और बड़ा बेटा मनीष भी दुकान से लौट आया। जी पिताजी, बुलाया आपने? दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले। तो जनक जी ने कहा, बेटा दीपक, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा बड़ा भाई आखिर कब तक घर खर्च चलाएगा? मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक रहेगा, ताकि रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तभी मनीष बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगर घर के सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझे और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी गीता जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझे तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। और फिर तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा? इतनी बात सुनते ही वहीं पास में खड़ी उनकी छोटी बहू कोमल बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते हैं और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर ही दो घर का बंटवारा, रोज रोज के कले से छुटकारा तो मिलेगा। तभी बड़ी बहू मीनू गुस्से से बोली, हाँ हाँ, मुझे घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि अब मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत दिन कर लिया। तो छोटी बहू कोमल तपाक से बोली, मैंने भी ठेका नहीं लेकर रखा है इन लोगों का। देवरानी जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी मनीष गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? तो दीपक ने कहा, भाई, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी कोमल उनके पीछे पीछे पैर पटकते हुए आई और गुस्से से बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आपके माँ बाबूजी को अपने साथ हरगिज नहीं रखूँगी। देखो कोमल, वो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो आप क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूंगा? वह सब मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोमल, तुम अपने हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। इतनी बात सुनते ही दीपक ने कोमल के मुंह पर एक झन्नाटेदार तमाचा दे दिया। गाल पर पड़े तमाचे से कोमल हैरान रह गई और फिर आग उगलती नज़रों से अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूँगी। करीब 1 घंटे के बाद कोमल अपने मायके पहुँच गई। माँ, बाबूजी, रोते हुए कोमल ने आवाज़ लगाई तो उनके माता पिता कमरे से बाहर निकल आए।
देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे कोमल बेटी, तू इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? उनकी माँ ने पूछा तो कोमल बोली, माँ, ये हम आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया? लेकिन बेटी क्या हुआ, बता तो। कोमल के पिता ने पूछा। क्या बताऊं पिताजी, सारा दिन उस घर में काम कर कर के मर जाती हूँ, अपनी हड्डियाँ गला रखी है, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताने कसने का। और तो और मेरा पति कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करने पड़ेगी। इतना सुनकर उनकी माँ बोली, क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रखा है उन लोगों ने? फिर रोते हुए कोमल बोली, अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूं या अपने सास ससुर के पांव दबाऊं? और जब मैं काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की और धमकी देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनकर कोमल के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उनके पिता बोले, क्या उनकी इतनी हिम्मत? तो उनकी माँ ने कहा, बेटी, उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है, जो हमेशा तुमने जुल्म सहन किए और कभी उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। तो कोमल ने कहा, लेकिन माँ, सहन ना करती तो और क्या करती? मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन तो कोमल माँ ने कहा, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे और आज वही लोग मारपीट पर उतर आए। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल ली तूने, अब तू अपने माँ बाप के घर पर रह, उन लोगों को तो अब मैं देख लूँगी। उधर कोमल के घर छोड़कर जाने की बात जैसे ही घर के लोगों को पता चली तो सब परेशान हो गए। फिर मनीष बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? तो मैं और क्या करता भाई, उसने तो साफ साफ कह दिया कि वो मेरे माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। भाई, उनकी बदतमीजी मैं आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में जो कुछ भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर जनक जी बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और कोमल को मनाकर वापस लाओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे मनाने हरगिज नहीं जाऊंगा, वो यहाँ वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दीपक वहाँ से चला गया, परंतु जनक जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हार कर उन्होंने ही वहाँ जाने का फैसला किया। जब अगले दिन वो कोमल के मायके पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर कोमल के पिता की त्योरियाँ चढ़ गई। जनक जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो कोमल के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अच्छा, पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफ़ी मांगने चले आए? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी को उस नर्क वापस भेजूँगा? जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अपने घर वापस लौट जाइए। ऐसा मत कीजिए समधी जी, जात बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जनक जी ने कहा तो कोमल की माँ बोली, इसके बारे में तो सब पहले सोचना चाहिए था, जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, कोमल ने आपको ये तो बता दिया कि दीपक ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा क्या किया, क्यों किया। कसूर तो आपकी बेटी की ही थी। ये बात सुनकर कोमल मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इनका सब कुछ होने के बाद लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे। अब तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अगर बस चले तो मुझे जान से मारने की भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए, अब तो आपके कोर्ट में ही मुलाकात होगी। फिर जनक जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटे की गलतियों से आंखें मूंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक बात नहीं है। आपके हाथ में दो घरों की बागडोर है, आपका एक फैसला से दोनों घर उजड़ भी सकते हैं और बस भी सकते हैं। तो कोमल की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे
और हाँ, हमारी बेटी के साथ आपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बनिए यहाँ से। अपना सा मुंह लेकर छोटा सा मुंह लेकर जनक जी वापस लौट आए तो गीता जी बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए? क्या बात है? नहीं गीता, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो उनके आगे हाथ भी जोड़े, माफ़ी भी मांगी, लेकिन ना तो कोमल वापस आने को तैयार है और ना ही उनके माँ बाप उसे भेजने को तैयार है। और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस? इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। फिर आपने बेटे दीपक की ओर देखते हुए गीता जी ने कहा, बेटा अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा। माँ, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोमल को उसके मायके में ही रहने दो। जो मेरे माँ को पिता को नहीं अपना सकती, उस मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वो करने दो। देख बेटा, इसी तरह अहंकार में घर उजड़ जाते हैं। इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि बात को बढ़ा करने की बजाय उसे सुलझाने में समझदारी है। अरे माँ, बात तो बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा। कहते हुए दीपक वहाँ से उठकर चला गया। पीछे खड़ी बड़ी बहू मीनू ये सारी बातें सुन रही थी। अभी एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब मनीष दुकान से घर खाना खाने के लिए आया तो अपनी माँ को कपड़े धोते देख हैरान रह गया। वह समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वह अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज़ में बोला, मीनू, ये सब क्या चल रहा है? क्यों? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? मीनू ने पूछा तो मनीष बोला, अब माँ बाबूजी के 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुमसे नहीं होता? अच्छा, तो मैं कब से अकेले घर का सारा काम करती रहूं? ये आपको छोटा सा काम लगता है? मुझे नहीं लगता ये छोटा काम। मालूम भी है दिन भर घर में कितना काम होता है। वो महारानी तो ठाठ से मायके जाकर बैठ गई है। मैं अकेली क्यों घर के काम में पीसती रहूं? देखो मीनू, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मनीष ने गुस्से से कहा। तो मीनू चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी, ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। इधर कोमल के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, दीपक का कोई फ़ोन आया नहीं पिताजी। वो क्यों फ़ोन करेंगे मुझे? मुसीबत की असली जड़ तो वही है, कोमल बोली। तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। मैं तेरे ससुराल वालों पर दहेज का केस डाल दिया है। लेकिन पिताजी, दहेज की तो कोई बात भी नहीं हुई। अरे बेटी, ये तो हमें पता है कि तुमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि आपका केस मजबूत बनाने के लिए ये सब हथकंडे तो अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा ज़रूरी था। अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफ़ी मांगेंगे। यह सुनकर कोमल की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया है। उन्हें भी तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तुम आराम करो, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर कोमल के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर कोमल के ससुराल में उनकी जेठानी मीनू भी अपना खाना अलग बनाने लगी थी। लेकिन मनीष को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज बिस्तर पर लेटा हुआ था, विचारों का तूफान उनके दिमाग में उत्पात मचा रहा था। फिर मीनू उनके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आप बिना खाए सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिए। तभी मनीष बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम और माँ को बाबूजी का खाना भी लगाओगी। वो मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उनका नाश्ता भी बना दो। इस
पर मीनू गुस्से से बोली, अच्छा तो अभी तक उसी बात को पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन मेरी भी जिद है कि मैं अब उनका खाना नहीं बनाऊंगी। तो नहीं बनाऊंगी तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। मनीष ने कहा तो मीनू बोली, ठीक है फिर आप भूखे ही बैठे रहिए। तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मनीष ऊंची आवाज़ में बोला तो मीनू भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी कोमल की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अरे बेशक, अभी चली जाओ, दरवाज़ा खुला है। पति की यह बात सुनकर मीनू अपना बैग पैक करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊँगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वह घर से बाहर चली गई। उधर जब मीनू बैग उठाकर अपने मायके पहुँची तो उसे अचानक अपने घर देखकर मीनू के पिता थोड़े हैरान हो गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ? न कोई फ़ोन न कोई खबर। फ़ोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी। क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी तरफ आपका दामाद है जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। अब यहाँ ना आती तो क्या करती? यह बात सुनकर उनके पिता ने कहा, क्या? इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं आई है? हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई और काम का सारा बोझ उस लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, घर से निकलने का धमकी दे दिया। यह सुनकर मीनू की माँ ने उसे झिड़कते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं? तो मैं अकेले उसका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 7 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फ़ोन करने पर ही वो तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाबूजी का अपने माँ बाबूजी की तरह ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पिता से उम्मीद रखती हो तो उसकी उम्मीद पर खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर मीनू की नज़रें शर्म से झुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब किस मुंह से वापस जाऊँ? कहते कहते मीनू रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर जनक जी बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी गीता जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? गीता, सोच रहा हूँ, कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी गीता जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएगी
तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। अभी ये बातें चल रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। जनक जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मीनू अपने पिता के साथ खड़ी थी। वे उन लोगों का अंदर देखकर आए तो मीनू ने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी मीनू के पिता बोले अपनी बेटी की तरफ से, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसे भी हमें पता चला कि वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आई है, उल्टे पांव इसे वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों तक माफ़ी मांगते हैं? बच्ची है, गलती तो हो जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर हाल चाल बांटकर मीनू के पिता उसे वहां छोड़कर अपने घर वापस चले गए। बड़ी बहू के आने के बाद जनक जी और गीता जी ने भी राहत की सांस ली। शाम को जब मनीष घर वापस लौटा तो पत्नी से बात किए बिना उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे माँ पिताजी ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूंगी। तो मनीष बोला, मीनू, क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर मायके चली गई? तो मीनू रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं अपने घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार भी रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मीनू ने कहा तो मनीष ने उसे गले से लगा लिया। अभी 2 दिन भी ठीक से नहीं बीते थे कि उनके घर के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वालों को अपने घर खड़ा देखकर जनक जी की आंखें फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेन दर्ज करवाई गई है। क्या पुलिस कंप्लेन? और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया है? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उनके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उनके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया हम पर? हमने तो कभी दहेज का नाम तक नहीं लिया है। लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पिता और सास ससुर पर उसे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर, हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज़ होकर वो अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था। उस लोगों ने आगे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, पर वो लोग नहीं माने। इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर लें। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है। या तो आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए या फिर देख लीजिए, हम आपके घर आकर कोई लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर जनक जी और गीता जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ते हुए जनक जी बोले और गुमसुम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठे हुए शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो जनक जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर दीपक गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तो मनीष बोला, नहीं दीपक, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फ़ोन करके आराम से उससे बात करो, समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। जब दीपक ने अपनी पत्नी कोमल को फ़ोन लगाया तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ नहीं उठाया क्या? ये छोटी सी बात थी। पिताजी, गुस्से में मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर
ही नहीं था। देखो दीपक, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उनके ससुर जी बोले तो दीपक गुस्से से बोला, ठीक है, फिर जाने दो। मामला कोर्ट में झूठे आरोप के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर दीपक ने फ़ोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो मनीष बोला, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में मनीष वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब मनीष और जनक जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए मीनू बोली, क्या कहा वकील ने, कब तक चलेगा यह कोर्ट केस? तो मनीष मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। फिर गीता जी बोली, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर दीपक बोला, अरे माँ, एक नहीं दो दो खुशखबरी है, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई है। यह सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल बन चुका था। 2-3 दिन बीते तो गीता जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हमें दीपक के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। यह सुनकर जनक जी हैरान से बोले, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? देखिए जी, उन्होंने तो तलाक के कागज़ भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही होना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार दीपक से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद कोमल के मायके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। इस दौरान कोमल के भाई की शादी भी हो चुकी थी। अब कोमल अपनी भाभी की आंखों में भी खटकने लगी थी। चिंता में डूबे कोमल के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, इस वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों के तो भाग खुल गए। अब तो दीपक की भी सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनकर कोमल की माँ हैरान रह गई। उन्हें तो जैसे काटो तो खून नहीं। सरकारी नौकरी कहाँ? हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे और कहाँ सब कुछ हम पर ही उल्टा पड़ गया। तभी कोमल वहाँ आकर बैठी तो उसकी माँ बोली, खैर जो होना था सो हो गया। आप कोमल के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देकर उनके हाथ पीले कर देते हैं। तभी कोमल बोली, ये क्या कह रही हो माँ? क्या ज़रूरत है कहीं रिश्ता देखने की? अगर वो लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करनी शादी दोबारा। तो उसके पिता बोले, बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागज़ों पर दस्तखत किए हैं। अब कितने दिन तुम्हें घर बिठा कर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो आस पड़ोस और रिश्तेदारी के लोग बातें बनाने लगते हैं, 100 तरह की बातें पूछने लगते हैं। तो कोमल गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब तो आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है। और जब मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आई थी तब आपने मुझे कहा था, बेटी ये तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हो गया? अरे बेटी, हमने कब कहा यह घर तुम्हारा नहीं है? लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उनकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो कोमल बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उनकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है बेटी, लेकिन शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो कोमल नज़रें झुकाकर हिचकिचाते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफ़ी मांग लो। बेटी की यह बात सुनकर कोमल के पिता गुस्से से भड़कते हुए बोले, अच्छा, जब वो यहाँ तुझे लेने के लिए आए थे तब तो तुमने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी, घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, और अब जाकर मैं उनसे माफ़ी मांगूं? तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहां जाकर माफ़ी तो मांग ही सकते हैं ना।
तो कोमल की बात माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारे झुक जाने से हमारी बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी इतनी बड़ी बात तो थी भी नहीं। दीपक ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू होने के नाते उसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। तो कोमल बोली, हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूँगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यह सुनकर कोमल के पिताजी बोले, हमारी बेटी ने तो बचपना दिखाया ही था, उसकी बातों में आकर हमने भी मूर्खता कर बैठी। जब उसके ससुर आने वाले थे तो उनकी समय इसे भेज देते तो कितनी अच्छी बात होती। अब बात आगे नहीं बढ़ती। अगले ही दिन कोमल और उनके माता पिता जनक जी उनके घर पहुंच गए और कोमल रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो जनक जी व्यंग्य करते हुए बोले, लेकिन बेटी तुम्हारी क्या गलती है, गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे और तो और उसे घर से धक्के मारकर बाहर भी निकाल दिया। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना आपने पुलिस को। तो कोमल के पिता बोले, नहीं समधी जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो गीता जी हाथ जोड़कर बोली, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमने बहुत परेशानी उठाई है, ना जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी है, कोर्ट केस के कारण हमारे बेइज्जती हुई सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जब हमारे बेटे की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफ़ी मांगने। जब ये बातें चल रही थी उसी समय दीपक के घर अंदर आया घर के अंदर आया और अपने सामने कोमल को देखकर अपना आपा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की, ऊंची आवाज़ में वो बोला। यह सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर दो। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया नादानी बस किया, लेकिन उसका साथ देकर आप दोनों ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी जो उजाड़ कर रख दिया। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ गई है जिसे खोलना संभव ही नहीं है। और वैसे भी हमने दीपक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ़ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। इस पर कोमल उसके पैर पकड़ते हुए बोली, पिताजी, माँ जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो दीपक बोला, तलाक के कागज़ तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कोमल के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो भुगतना तो हमें पड़ेगा ही, हम चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वह वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़े तो जनक जी बोले, रुक जाइए, और फिर गीता जी की ओर देखते हुए बोले, गीता, दीपक के रिश्ते के लिए तो अभी हमने सिर्फ हाँ ही बोली है, अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत बदनामी ही होगी, लेकिन बहू गलतियों के लिए उसे माफ़ी ना देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ठीक है, कहते कहते हैं जी, आप ठीक कहते हैं, लेकिन क्या दीपक इस बात के लिए राज़ी होगा। अब सब लोगों की नज़रें दीपक पर टिकी थी, परंतु दीपक शांत था। कुछ पलों की उनकी मौन स्तंभता सबको परेशान कर रही थी। उसने एक नज़र उठाकर कोमल की ओर देखा और बोला, कोमल, सच कहूँ तो मैं कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया था वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा। लेकिन कोमल, अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। दीपक के इतना कहते ही घर का माहौल खुशनुमा हो उठा।
पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया था। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।